जब ये निश्चित तौर पर माना जा रहा था कि देश की सियासत की सबसे बड़े विपक्षी दल और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का वही शख्स दोबारा अध्यक्ष बनने वाला है, जिसके लिए पार्टी के भीतर का संविधान बदला जाता है, ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष बनने के कुछ ही घंटों पहले एक बड़ा उलटफेर होता है और एक नया नाम सामने आ जाता है। जी हां, आखिर क्या था इसके पीछे का माजरा, क्यों हुआ ये उलटफेर, ये अब भी एक पहेली बना हुआ है। बेबाक बोल, बिंदास अंदाज के लिए जाने जाना वाला वो शख्स इन दिनों देश की राजनीति के साथ साथ पार्टी के भीतर की राजनीति में संजीदा भूमिका निभा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की, जो कि अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपला स्वागत है। नमस्कार। नितिन जी, आपकी एक और पहचान है, वो पहचान है कि आप अपने वायदे के बड़े पक्के हैं। आप अगर किसी को वायदा करते हैं तो वो पूरा करते हैं। और आज की ये बातचीत, जिसका कि सारे देश को इंतजार है कि आखिर क्या हुआ था, मुझे इस विश्वास के साथ मैं कर रहा हूं कि जो भी आपकी बात होगी वो दिल से होगी और खुलकर होगी। नितिन जी, थोड़ी उस पहेली पे बात करें जिसका सारे देश को इंतजार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही घंटों पहले आपने एक ऐसा कदम उठाया और कह दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। ये एक राज है, सारा देश जानना चाहता है। इंडिया न्यूज के जरिए हम चाहेंगे कि आप आज उस राज पे से पर्दा उठाएं कि आखिर हुआ क्या था। आडवाणी जी का नाम आया कि आडवाणी जी नहीं चाहते, और फिर इन सारी बातों के मद्देनजर जब आडवाणी जी नाराज होते हैं तो आप ही हैं जो जाके उन्हें मनाते हैं, संघ से बातचीत कराते हैं। तो ये सब कुछ बड़ा, ये पहली बात तो ऐसी है कि मैं फर्स्ट टर्म में जब अध्यक्ष बना तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास ये कहने के लिए नहीं गया था मुझे अध्यक्ष बनाना, संघ के किसी व्यक्ति को मिला था। सेकंड टर्म मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था। जब मुझे कहा गया कि पार्टी के हित में है, इतना ही मुझे पता था। एक बात जरूर है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाने की कोशिश मुझे हुई। मेरे तरफ एक मीडिया के सेक्शन में झूठे आरोप लगाए गए। आज 4-5 महीने हो गए, न मेरे को कोई नोटिस है, न मेरे को और कोई कार्रवाई ने कुछ किया है। पूर्ति एक सोशल एंटरप्राइज था, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे और बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमने उसको खड़ा किया। कुछ कोऑपरेटिव में काम है, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है, और कुछ कोऑपरेटिव में लोन नहीं मिला, इसलिए हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है, और कुछ जगह एनजीओ करके काम कर रहे हैं। हम पानी में काम कर रहे हैं, बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्टिविटीज करते हैं। दुर्भाग्यवश 12,000 हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और जिन कंपनियों पर उस दिन रेड मारे गए, या वो एक्चुअली वो रेड भी नहीं, सर्वे भी नहीं और सर्च भी नहीं, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है। कौन लोग थे, क्या थे, मुझे पता नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि हमारा संबंध नहीं, पर जो भी हो, उन कंपनियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। मैं वहां डायरेक्टर नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं, मुझे कोई लेना देना, मैं पहचानता भी नहीं किसी को, ना कोई इस कंपनी के ऑफिस मुझे पता है। 12,000 शेयर होल्डर्स में से जो शेयर होल्डर है, उनकी कंपनी, उनका भी कोई रिश्ता है, तो उसकी सरकार इंक्वायरी करे, ये मैंने कहा था। उस दिन बराबर मैं फॉर्म भरने के एक दिन पहले वहां जानबूझकर उन कंपनियों के ऊपर, जिसमें मेरा कोई संबंध नहीं, डायरेक्टली भी नहीं और इनडायरेक्टली भी नहीं, 4 महीने कोई प्रूव भी नहीं हुआ है, पर मेरे तरफ विंडेक्टिव एटीट्यूड से उस दिन जानबूझकर किया गया, क्योंकि कुछ तत्व मुझे अध्यक्ष पद का फॉर्म भरने से रोकना चाहते नहीं। तो क्या नितिन जी, आपके पार्टी के भीतर के लोग सरकार के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र? नहीं, जब ये बात हुई तब मैं मुंबई में था, तब मुझे फोन पर हमारे प्रमुख नेताओं ने बातचीत करते हुए पूछा कि ये ऐसा हुआ, अखबार में आ रहा, मीडिया लिख रही है, हमको पूरा विश्वास है कि आप निर्दोष हैं, पर अब ये अध्यक्ष बनने के बाद आपके लोग पीछे लगेंगे तो कैसे करना। तो ये जब उनके मन की चिंता थी तो मैंने 1 मिनट में कह दिया कि आप चिंता मत करिए, आप मेरा नाम बदल दीजिए, मैं नहीं बनना चाहता हूं, मैं इमीडिएटली डिसीजन भेज देता हूं, आप नए नाम का विचार करो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण पार्टी बदनाम हो, मेरे कारण पार्टी को जवाब दे सके। ये बात अलग है कि मेरा दामन साफ है। मैंने उस समय भी कहा था कि इसकी इंक्वायरी करें, अब इंक्वायरी हुई भी है, उसके रिपोर्ट भी आगे आएंगे। ना मेरा कोई संबंध है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। नितिन जी, ये बड़ा सवाल रहा कि हाल ही के दिनों में जो कुछ हुआ उसमें आडवाणी जी को जब राजनाथ जी ने आपसे कमान ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनके जो तमाम आरोप थे उस पर वो काम करेंगे और उस पर वो सारी चीजों पर विस्तार से सफाई देंगे। ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना होने के बाद इस पार्टी की पहचान अटल आडवाणी जी की पार्टी करके रूप में हुई है। अटल जी और आडवाणी जी हमारे दोनों शीर्षस्थ नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे गाइड है, हमारे फिलोसोफर हैं। ये बात जरूर है कि समय के अनुसार
पार्टी में हर समय नया नया नेतृत्व उभर कर सामने आएगा, युवा नेता सामने आएंगे, नेतृत्व बदलते रहेगा। पर पार्टी में जो अटल जी अडवाणी का स्थान है वो एक इस प्रकार का कि जो हमारी नींव की पत्थर है, और इसलिए जब उनके मन में कोई दुख है, दर्द है, कुछ भावना है, तो हम सब लोग मिलकर उसको समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ हुआ वो हम सबके लिए बहुत ही दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। नितिन जी, एक और बात जो हमेशा दिखाई देती है, ये आमतौर पर कहा जाता है कि आरएसएस बीजेपी को चला रहा है या कुछ ऐसे नेता जो ड्राइंग रूम में बैठकर, लिविंग रूम में बैठकर इस पार्टी को चलाते हैं। देखिए, आरएसएस कभी बीजेपी को चलाता नहीं, और आप मुझे अनेक सालों से जानते हैं, मैं किसी के रिमोट कंट्रोल के रूप में कभी काम नहीं कर सकता। पर संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं 3 साल अध्यक्ष था, संघ ने इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप कभी किया नहीं है और संघ करना भी नहीं चाहता। लेकिन नितिन जी, ये सब कुछ होता है पार्टी के भीतर, संघ के सुरेश सोनी जाते हैं, मिलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो संघ की कहीं ना कहीं बात तो रखी जाती होगी। देखिए, ये बात तो जरूर है कि संघ विचारधारा से प्रेरणा लेकर हम में से अनेक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये भी सच है कि जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 47 के बाद उनको लगा कि एक राष्ट्रवादी पहचान का एक राजनीतिक दल होना चाहिए, इसलिए उसको सहयोग भी किया था। और तब से फिर जनता पार्टी बनी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना था। और जनता पार्टी के बाद हमको ऐसी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करना पड़ा। अल्टीमेटली वैचारिक धारा का विचार करते हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें संघ के स्वयंसेवक संगठन, उससे हमारा समन्वय होता है, कभी सहकार्य होता है, कभी संवाद भी रहता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी है और हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है। माँ बेटों की, पिता पुत्र की या होलसेल किराने की दुकान ऐसी पार्टी नहीं है। आप देखो, हिंदुस्तान में जितनी राजनीतिक पार्टी है, 90% पार्टी है तो लगभग परिवार के मालिकियत ही उनके ऊपर है। ये कहना पड़ेगा कि ये पार्टी ऐसी है कि जिनको कंट्रोल करने वाले परिवार नहीं है। नितिन गडकरी जरूर पार्टी का अध्यक्ष था, आज राजनाथ सिंह जी है, पर भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी की भी नहीं और राजनाथ सिंह की नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नितिन जी, आडवाणी जी कहते हैं कि सुरेश सोनी, उनकी भागवत जी से जो बात हुई कि उनकी जो ताकत है, उनका जो वर्चस्व है, उसको थोड़ा कम किया जाए। सुरेश सोनी से वो आहत होते हैं, तो भागवत जी ने उन्हें ये एश्योरेंस दिया है कि हाँ, ऐसा किया जाएगा। नहीं, ये सब बातें बेबुनियाद है। आडवाणी जी ने क्या बात की, आडवाणी जी ने बाहर कहा नहीं। भागवत जी ने उनसे बात की, ये बाहर मालूम नहीं, और जो बात मुझे मालूम है उसमें से ये विषय भी उसके साथ नहीं है। आडवाणी जी के कुछ ऑब्जर्वेशन है, हमारे परिवार के पितृ पुरुष है, और उन्होंने अपनी बातों में कुछ सुधारों की बातें कही है, और मुझे लगता है उन बातों की चर्चा करना उचित नहीं होगा। आडवाणी जी हमारे ज्येष्ठ नेता है और भागवत जी हमारे परिवार के प्रमुख है और सरसंघ चालक है। दोनों के बीच की चर्चा उन दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसकी बाहर चर्चा करने के लायक भी मैं नहीं हूं और उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता। आडवाणी जी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे नितिन जी? मुझे पता नहीं, ये तो निर्णय आडवाणी जी को ही करना है, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे थे, मध्य प्रदेश की बात आ रही थी, तमाम बातें हो रही थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं देश की मीडिया से बहुत दुखी हूं। ना आडवाणी कोई कह रहे कि मैं कैसे लड़ना चाहता हूं, ना कोई चर्चा इस बात की है, ना कुछ है। आप दुनिया भर की आपकी पार्टी के लोग खबरें दे देते हैं। अरे चलते रहे, मैं कहां से लड़ रहा हूं, ये 50 खबरें आई। मैं इंदौर से लड़ रहा हूं, मैं भोपाल से लड़ रहा हूं, मैं मुंबई से लड़ रहा हूं, फिर वर्धा से लड़ रहा हूं, बंडला से। आखिर मुझे तंग आके नहीं कहना था, पर कहना पड़ा, भाई नागपुर से लड़ रहा हूं, मैं नागपुर में लड़ रहा हूं, जन्म हूं नागपुर से लड़ने चाहता हूं। हर पार्टी मेरे अतृप्त आत्माओं का सागर है, आपके बीच में, सभी में। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में राजनीतिक नेता और कार्यकर्ताओं में अगर आपने कंपटीशन शुरू की कि तृप्त कौन है, 100% समाधानी कौन है, तो 0.001% निकलेंगे नहीं। इसका कारण जो नगर सेवक है वो इसलिए दुखी कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो एमपी नहीं बना, एमपी इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि वो और प्रधानमंत्री बनने चाहते कोई कहीं ना कहीं। तो देखिए, ये जो अतृप्त आत्मा है ये सभी पार्टियों में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता ही पार्टी के भीतर का इस तरह से ब्रीफिंग करे, अब खबरों को तो बीजेपी में, तो मैंने एक बार मजाक में कहा था राजनाथ सिंह जी को कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबके गले में जब हार डालते हैं, एक दुपट्टा डालते हैं, तो तीसरी और चीज ले जाए। बोले क्या? तो बोले चिकट पट्टी ले जाओ, और हार डालने के बाद दुपट्टा मुंह पे लगाने के लिए एक पट्टी भी चिपका दो। हमारे लोगों की बीमारी है कि मीडिया को देखकर सब लोग बोलना शुरू करते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी से हमने सीखना चाहिए, वो ऐसे कोई भी आके मीडिया पे नहीं बात करता। हम इतने लोकतांत्रिक बने हैं कि जो उठता वो मीडिया के सामने अपना मुक्त चिंतन कर देता है। ये मुक्त चिंतन करने वाले नेताओं ने बीजेपी का बहुत नुकसान किया है,
और इसके लिए कभी ना कभी पार्टी को कठोर भूमिका लेनी पड़ेगी। अगर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनको पार्टी ने बताया भूमिका रखने का, तो बाकी लोग क्यों बोलते हैं? सभा मीटिंग होने के बाद टीवी वाले घेर लेते और हम बोल देते, भाषण रह जाता बाजू में और वो उल्टी तिल्टी न्यूज लगा के चला देता है। नितिन जी, एक और चीज, आपको दुख है इस बात का कि आपका दोबारा अध्यक्ष बनना कुछ ही घंटों पहले बदला गया, आप नहीं बन पाए? कोई टीस मन में दर्द? 100% नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने रिसर्च काम में ध्यान दे रहा हूं, कृषि विकास के काम में ध्यान दे रहा हूं, पानी वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहा हूं, अभी विदेश में जा रहा हूं, हाइड्रो पावर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है उसको देख रहा हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहा हूं, और मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम कर रहा हूं, और मैं लोगों की सेवा भी कर रहा हूं। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप विश्वास रखे हुए नहीं मुझे, मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप बेबाक अंदाज। मैं बात को सही बताऊं कि मैं बहुत सुखी और समाधानी हूं। मेरे मन के टीचर रिलीज हो गए, आनंद से जगजीत सिंह की गजल सुनता हूं और मस्त आनंद से रहता हूं। देखिए, मैं इस पार्टी में जो भी भूमिका मिले उसमें काम करूंगा, और मैंने राजनाथ जी को भी कहा है कि आप मुझे कोई भी काम बताइए, मैं करूंगा। इतने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अपमानित करने का काम मत करिए, केवल जो काम देना वो दीजिए, मैं काम करते रहूंगा, बाकी मेरे लिए। लेकिन नितिन जी, आडवाणी जी की एक और टीस है, वो टीस ये है कि अटल आडवाणी और श्यामा प्रसाद जी के रास्तों से भटक गई है पार्टी, हमेशा कहते हैं, और इसमें लोगों में जो एक मैसेज जा रहा है, जो संदेश जा रहा है, वो अपने आप में पार्टी का भटकाव दिखाता है। देखिए, मैं आडवाणी जी से इस पूरे क्राइसिस में बहुत नजदीक से मैंने चर्चा की है, और मेरे मन का एक दुख और दर्द है। शायद आडवाणी जी के कुछ बातों से आप सहमत नहीं होंगे, शायद मैं भी सहमत नहीं होऊंगा, पर आपने आडवाणी जी के साथ अन्याय किया है। आडवाणी जी जो कुछ पत्र लिखा है, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते, या एनडीए का लीडर करके बनना चाहते, या नरेंद्र भाई का विरोध करने के लिए कर रहा है, ऐसा कहना बहुत ही अनुचित और उनके ऊपर अन्यायपूर्ण है। सही बात यह है कि आडवाणी जी का अपना एक चिंतन है, आज तक उनने पार्टी का काम किया है, कुछ बातें उनको लगती है कि पार्टी ने इस दिशा में जाना चाहिए। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये कि एनडीए बढ़ना चाहिए, एनडीए टूटना नहीं चाहिए, एनडीए में और नए नए पार्टियों को हमने साथ लेना चाहिए। इस बार देश को बचाने की आवश्यकता है, एनडीए टूटने की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके बातों में कुछ दम भी है। दूसरी ओर कुछ बातें जो उनकी है, उसके बारे में पार्टी की भी कुछ मर्यादा है, पर आडवाणी जी और अध्यक्ष जी के बीच में एक अच्छा संवाद है, ऐसी कोशिश हमने की है। अध्यक्ष जी भी हमारे उनकी बातों के साथ चर्चा करके कुछ मार्ग निकालेंगे, जो नहीं निकल पाएगा उसमें हमारे संघ के अधिकारियों से भी चर्चा करके मार्ग निकलेंगे, और हम सब लोग मिलकर, आज आडवाणी जी ने हमको यही बात सिखाई है, संघ ने सिखाई है, कि सवाल ये नहीं है कि नितिन गडकरी का क्या होगा, आडवाणी जी का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा। नितिन जी, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी और मोदी की जोड़ी से आडवाणी जी थोड़े आहत तो दिखाई दे। बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। देखिए, आडवाणी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, अरुण जी, सुषमा जी, नरेंद्र मोदी, मैं, राजनाथ सिंह, हम सब लोग मिलकर हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में, देखो, मतभिन्नता होना अलग बात है और मनभेद होना अलग बात है। हमारे बीच में व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं है। नितिन जी, लेकिन आप अगर देखें, हाल ही में जो जेडीयू आपसे अलग हुआ है, जेडीयू, आप एक तरफ दलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं पठानकोट में कि दलों को भी जोड़ना है, दिलों को भी जीतना है, लेकिन आपसे आपके घटक दल दूर होते जा रहे हैं। नीतीश अलग होते हैं, जेडीयू अलग होता है, इधर उद्धव ठाकरे कल कह देते हैं कि भाई क्या झाड़ में उगेंगे दल, झाड़ में उगेंगे एनडीए के दोस्त। तो इस तरह के बयान, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से भटका। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति की एक सच्चाई है, आप समझ लो। पिछले बार एनडीए भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के पहले, हम लोग, हमारे साथ सब लोग नहीं थे। एक सच बताता हूं, हम 165 के ऊपर जाने के बाद हमारे जो मित्र है उनकी संख्या नेचुरल कोर्स में बढ़ जाती है, क्योंकि इस देश में बहुत सी रीजनल पार्टीज ऐसी है जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती, और इसलिए निश्चित रूप से एनडीए बढ़ेगा। रही बात नीतीश कुमार जी की, इसका मुझे दुख है। हमने अभी तक प्रधानमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन घोषित नहीं किया है, और मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि जब भी हम प्रधानमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति का निर्णय करेंगे तो उसके पहले आपसे चर्चा करेंगे, और मैं जबान का पक्का हूं। पर ये मैंने जबान उनको, मैंने खुद इंडिविजुअल नहीं दी थी, पार्टी के 4 नेताओं से बातचीत करके दी थी, और जब अभी तक हमने किसी का नाम ही निश्चित नहीं किया है तो उन्होंने इस प्रकार से एकदम रिएक्शन देना उचित नहीं था। क्या हमारे लोकतांत्रिक पार्टी में इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का किसी नेता को, हमारे पार्टी के अध्यक्षों का अधिकार नहीं है?
क्या जेडीयू का अगर कोई कमेटी का अध्यक्ष बनता है, कोई और कोई बनता है, तो क्या शरद यादव जी का वो अध्यक्ष बनाने का अधिकार नहीं है? पार्टी में कोई फाइनेंस कमेटी होती है, कोई इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होती है, और नरेंद्र भाई जैसे एक क्षमतावान व्यक्ति को अगर हमारे अध्यक्ष जी ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो इसका मतलब कोई गलत किया कि हमारे पार्टी के भी कोई निर्णय काम देने का भी हमारे अध्यक्ष नहीं करेंगे? मुझे लगता है कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पद देना यानी कोई प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवार, लेकिन पोस्टर बॉय तो हो गए ना, आपकी पार्टी का चेहरा तो हो गया ना। देखिए, पहली बात, चेहरे सभी है। हमारी पार्टी पिता पुत्र की या मां बेटी की पार्टी नहीं कि उनके पोस्टर पर चित्र रहे। हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते आए। इस पार्टी में हम मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर पर लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह के पोस्टर पर लड़ रहे हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे के पोस्टर पर लड़ रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ सभी लोग क्षमतावान नेता है, और इसलिए अडवाणी जी का, अटल जी का पोस्टर परमानेंट है। कहीं आज मैं अध्यक्ष नहीं हूं तो राजनाथ सिंह, लेकिन बीजेपी के स्थापना दिवस में अहमदाबाद में अडवाणी जी का चित्र नहीं होता। नहीं, आप देखो, छोटी छोटी बातें देखते हो। देखो, अभी नागपुर में कोई प्रोग्राम होता है तो कोई मेरा फोटो छपता है, अब देवेंद्र अध्यक्ष बन गया, उसका फोटो छपेगा। ये छोटी छोटी बातों को किसी के ध्यान में भी नहीं आता, पर मीडिया के मित्र बड़े होशियार हैं, बराबर क्या क्या छेद दिखते हैं वो लिखा के लाते हैं। इसके पीछे कोई प्लान नहीं होता। अडवाणी जी का पोस्टर छापने से नरेंद्र भाई के मन में उनके प्रति बहुत आदर और सम्मान है, नहीं छापने से उनके मन में नहीं है। आपको एक बात मालूम है, अडवाणी जी और नरेंद्र भाई की मुलाकात हुई, बहुत अच्छी हुई, और नरेंद्र भाई ने पूरे सम्मान के साथ अडवाणी जी को कहा कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। मैं जो कभी कभी जो चिंता करता हूं कि वस्तुस्थिति एक है और विपर्यास करके अलग दूसरी बात जाती है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ी बहुत व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, पर जिस प्रकार का चित्र मीडिया में पेंट किया जाता है, मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है। नितिन जी, तो क्या जेडीयू के लिए आपके दरवाजे बंद हैं, ये मान लिया जाए? देखिए, हमने किसी के लिए दरवाजे बंद ही नहीं किए, तो हम खुले हैं, बंद ये क्यों है? देखो, देश में मैं तो नीतीश कुमार जी को और शरद यादव जी को आह्वान करूंगा कि सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल एनडीए का नहीं है। सवाल भूखमरी के कारण, महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर देश कांग्रेस ने पूरे खड्डे में डाल दिया है। आज देश दुनिया में विश्वसनीयता हमारी खत्म हो गई है। आजू बाजू के देश हमसे आज दोस्त नहीं रहे हैं। ऐसे स्थिति में सवाल ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के कुशासन से हम देश को कैसे बचाएं। तो क्या नितिन जी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर देख रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हर कुर्सी की तरफ देखने का जिसके आंखें खुले उसका व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, मेरी उसमें आपत्ति नहीं है, किसी के मन में होगा तो। पर अल्टीमेटली प्रधानमंत्री कोई भी बनने के लिए 275 का सपोर्ट चाहिए। उसका उनको सपोर्ट मिले तो वो बने, हमको मिले तो हमारे में से कोई बने। ये कहा जा सकता है कि आपने दरवाजे खुले रखे हैं उनके लिए? अगर देखिए, इस देश को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्त करने के लिए हम राजनीतिक अस्पृश्यता कभी रखते नहीं। मैं सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस को छोड़कर जितनी पार्टियां जो देश के लिए काम करना चाहती है, जो हमारे साथ मिलकर कॉमन प्रोग्राम पर काम करने के लिए तैयार होगी, उन सब पार्टियों का सहयोग लेने में हमको संकोच नहीं है। नितिन जी, एक और सबसे मजेदार बात सामने आई। उद्धव ठाकरे इन दिनों नाराज चल रहे हैं। वो कहते हैं एनडीए का संयोजक कोई नहीं है, आखिर कैसे एनडीए बढ़ेगा, बैठक बुलाई जानी चाहिए, सहयोगी दल कम होते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में उद्धव, हमें पता है कि आपसे बहुत नजदीकी है और आपकी बात को टालते नहीं, तो इस तरह की बातें वो कर क्यों ऐसी चीज? मुझे लगता है कि बीच में मेरी संजय राउत जी से बातचीत हुई और मैं उद्धव जी से मुंबई आजकल कम जाता हूं, तो भोजन के लिए उनके पास जाने वाला हूं, मैं बातचीत करूंगा। पर ये जो मीडिया उनके नाम को लेकर जो कहता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने उल्टा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि एनडीए मजबूत है। सामना में लेकर कल का कि झाड़ पे उगेंगे, ऐसा कौन सा बात? पहली बात देखिए, शिवसेना एक अलग राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग राजनीतिक पार्टी। कई बार मोदी के नाम पे उन्हें आपत्ति हो जाती है कि मोदी का नाम क्यों रहा है। पेपर चला रहे, वो उनकी बात को लिख रहे, उनका अधिकार है लिखने का, और उनकी एक एक बात को लिखकर उस बात को प्रमाण मानकर हमारे बीच में झगड़े हो रहे, ऐसा नहीं है। हम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं। नितिन जी, क्या आपको लगता है राज और उद्धव को साथ आ जाना चाहिए? देखो, महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि अगर हम कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को हटाना चाहते हैं तो उनके विरोध में जितने विरोधी विपक्षी दल है उनको साथ में लेकर चलना ही महाराष्ट्र का हित है। पर यह करने में अनेक प्रकार की अड़चने हैं, पर बड़ा दिल करके महाराष्ट्र को बचाने के लिए जितने अपोजिशन पार्टी को हम साथ लेकर एक बड़ी आघाड़ी बनाएंगे तो उसमें से राजनीतिक फायदा हो सकता है। नितिन जी, आपकी राय अल्टीमेटली ये निर्णय
उद्धव जी और भाजपा के नेता मिलकर ही करेंगे। दोनों को पटेगा तो तीसरा पार्टनर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं, लेकिन राज से भी आपकी नजदीकियां हैं, राज भी आपके संपर्क में रहते हैं। क्या आप ऐसी कोई कोशिश और पहल कर रहे हैं या करेंगे ताकि दोनों भाई एक हों? मेरे हृदय में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के प्रति बहुत श्रद्धा है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मैं बाला साहब ठाकरे को जानता हूं, मानता हूं, और बाला साहब मेरे जीवन के प्रेरणा पुरुष रहे हैं। और जब बाला साहब को मैं जब मिलता था तो उनके मन का आखिरी समय दर्द था कि राज और उद्धव में जो दरार पड़ी उससे वो बहुत दुखी थे। तब मैंने बहुत बार उनको कहा कि बाला साहब, मुझे जब भी अवसर मिलेगा तो मैं दूध में शक्कर डालकर इन दोनों भाइयों को साथ लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आप वो कर रहे हैं? मैं जरूर कोशिश करता हूं। देखो, बाला साहब ठाकरे जी का परिवार, उनकी विरासत अगर एक होती है तो उनके जो समर्थक है, शिवसैनिक है, चाहे कोई बोले या ना बोले, और मेरे जैसे हितचिंतक है, हमको मन में बहुत खुशी होगी। देखो, राजनीति का जो होना है सो हो, हमें सत्ता मिलने तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। नितिन जी, एक अहम सवाल जो मुझे लगता है आपसे पूछा जाना चाहिए, पार्टी में आपकी अहम भूमिका आज भी है अध्यक्ष न रहते हुए, आडवाणी जी और मोदी में बेहतर प्रधानमंत्री कौन होगा? देखो, ये तो जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि हर सवाल के जवाब के अनेक अर्थ निकलते हैं। आप एक बात याद रखना, आडवाणी जी हमारे पितृपुरुष हैं, हमारे परिवार के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में हम काम करें, हमारे गाइडेंस फिलोसोफर हैं। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के सबसे कद्दावर पॉपुलर नेता है, और उनके ऊपर मीडिया जो आरोप लगाती है कि वो कम्युनल है, एंटी माइनॉरिटी है, वो सारासार गलत है। वो विकास का एक मॉडल है। आडवाणी जी के मार्गदर्शन में और मोदी जी के प्रखर नेतृत्व में और राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर हमारे विचार को, हमारे संगठन को, हमारे पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। परिस्थिति में जो भी निर्णय करना होगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार विनिमय करके करेगा। नितिन जी, एक आखिरी सवाल, आम चुनाव सामने हैं, ऐसे कई राज्यों के चुनाव हैं जहां आपकी सरकारें हैं। आम चुनाव मुंह बाय खड़ा है, कभी भी हो सकते हैं, बयान आते हैं, नवंबर में होंगे, सितंबर में होंगे, कितने तैयार हैं आप लोग? देखो, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने तो एक्सेलेंट काम किया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.90 और जीडीपी 11.5% के ऊपर, ये रिकॉर्ड पे काम। एक बीमारू राज्य को विकसनशील राज्य में रूपांतरित करने में शिवराज सिंह चौहान यशस्वी हुए हैं। और इंडिविजुअल बेनिफिट में उन्होंने इतनी स्कीम्स बनाई, इतने गरीबों का कल्याण, लक्ष्मी लाडली योजना हो, कहीं सुतार काम हो, लोहार काम करने वाले हो, सभी को, गरीब समाज के नीचे तबके के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इतनी योजना बनाकर अच्छा काम किया है। और उनके नेतृत्व में ऑलरेडी जोरों में काम शुरू है। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया। आज छत्तीसगढ़ का विकास उसका एक प्रकार से साक्षी है, और उनके नेतृत्व में वहां भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा जी लगातार जनता में घूम रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है आने वाले इस चुनाव में राज्यों में अच्छी तैयारी शुरू है। और राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी उनको सहयोग करने की भी योजना तैयार हुई है। हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता हासिल करेगी, ये मेरा विश्वास है। जी, अब तो नितिन जी ये मान लिया जाए कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है, या ठीक ठाक आप कर रहे हैं? पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो थोड़ा बहुत, देखो कितना भी अच्छा बेरिंग कितना भी अच्छा बेरिंग हुआ तो ग्रीस तो डालना ही पड़ता है। तो ग्रीस डालने का काम हम करते रहे ताकि ज्यादा मशीन अच्छे आउटपुट दे, अच्छा काम करते रहे। मुझे लगता है कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है। राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लोकसभा और विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन। एक आखिरी सवाल नितिन जी, क्या आपको लगता है मोदी को उत्तर प्रदेश से अगर चुनाव लड़ाया जाए तो इससे पार्टी को फायदा होगा? देखो, उन्होंने कहां से चुनाव लड़ना, ये उनके ऊपर और पार्टी के ऊपर निर्भर होता है। और यही पार्टी के नेताओं ने टालनी चाहिए कि ऐसी बातों को जिसका अपना संबंध नहीं, वो बेदाग करके मीडिया के सामने। लेकिन यूपी पे सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन मैं ये मुक्त चिंतन करने वाली आदत का बहुत विरोधी हूं। पार्टी की बातों को अगर मुझे लगा उन्हें उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं दो काम करूंगा, एक तो पार्टी के अध्यक्ष से बात करूंगा या मोदी से बात करूंगा, मैं तीसरे व्यक्ति से ये बात नहीं करूंगा। और इसी प्रकार की पार्टी में डिसिप्लिन सभी नेताओं ने इसका पालन करना चाहिए, इसके बारे में मैं आग्रही हूं।
और हमारे अध्यक्ष राजनाथ जी ने बार बार ये कहा है कि मीडिया के साथ ऐसे सब विषयों की बात मत करिए। कल मैं कह दूं उत्तर प्रदेश लड़े तो चलो न्यूज चालू हो जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज, आपका तो काम हो जाएगा, 24 घंटे के लिए मसाला मिल जाएगा, पर हमारा क्या होगा? तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के लिए और 24 घंटा मसाला मिलने के लिए मैं काम नहीं करूंगा। आपने इंडिया न्यूज से बात करी तो ये थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, जिन्होंने दिल की बात तो की लेकिन दिल्ली की बात करने से बचते रहे। एक एक शब्द उन्होंने फूक फूक कर कहा और अपने आप को जिस बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं उससे अपने आप को बचाते रहे। बिंदास जरूर बोले लेकिन बच बच कर। बहुत बहुत धन्यवाद।